नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक काशीनाथ का पहला भाग। मूल बंगला कहानीकार हैं शरद चंद्र, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार भारत रत्न भार्गव, निर्देशक सत्येंद्र शरत। दीवान जी, ध्यान रखिएगा, काश की जरा सी भी जमीन खाली ना रहे। जी सरकार। सारे खेतों में बुवाई करवा दीजिए और बीज। अरे काशी कहाँ रह गया? जी साथी तो आ रहे थे, लगता है कहीं रुक गए हैं। अरे गोकुल, देखो तो कुंवर साहब कहाँ रह गए। जी देखता हूँ। कुंवर साहब बरामदे में तोते के पिंजरे के पास खड़े हैं। वहां क्या कर रहे हैं? जरा भेजो उन्हें। जी अभी भेजता हूँ। विचित्र लड़का है, खैर ठीक हो जाएगा। आपने बुलाया था बाबूजी? हाँ। अरे कहाँ अटक गए थे काशी? जी बस ऐसे ही। अच्छा अच्छा। आप कुछ कहना चाहते थे बाबूजी? हाँ दीवान जी, जरा आप। जी बहुत अच्छा। काशी बेटे, जी तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? जी नहीं तो। जरूर है, मैं देख नहीं रहा हूँ। तुम दिन पर दिन सूखते जा रहे हो, चेहरे का तेज खत्म हो गया है। क्या बात है? जी कुछ नहीं। कमला से नहीं बनती। देखो बेटा, कमला अभी नादान है, मेरी इकलौती बेटी है, लाड प्यार में पली है। उसने कुछ कह सुन दिया हो तो? जी ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है बेटा? जी ऐसे ही। तुम्हें अपने गांव की याद आती है? जी। मामा मामी से मिलने जाओगे? जी जी हाँ। अच्छा, अभी प्रबंध करवाए देता हूँ। दीवान जी। जी हुजूर। कुंवर साहब अपने मामा के घर जाएंगे, बग्गी कसवा दीजिए। जो हुक्म सरकार। काशी बेटे, इतनी सी बात थी। अपने मन की बात मुझसे नहीं कहोगे तो फिर किससे कहोगे? कहोगे ना? जी हाँ। बेटा, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है, तुम्हारी ही खुशी के लिए है। तुम खुश रहा करो। जी। बग्घी तैयार है सरकार। मैं जाऊं बाबूजी? हाँ बेटे, जल्दी लौट आना। जी अच्छा। सरकार। कहिए दीवान जी। आपने कुंवर साहब को मामा के घर क्यों जाने दिया, यही ना? जी हाँ सरकार। दीवान जी जरा बैठिए। जी। मैं आपसे कुछ खास बातें करना चाहता हूँ। हुक्म सरकार। आप जानते हैं मैंने काशी के साथ कमला का ब्याह क्यों किया? आपने जरूर कुछ सोच समझ कर किया होगा सरकार, लेकिन कुंवर साहब अभी तक भी। ठीक कहते हैं आप। ब्याह के 3 वर्ष बीत जाने पर भी काशीनाथ इस वातावरण में अपने आप को पूरी तरह नहीं ढाल पाया, लेकिन उस पर अधिक बंधन भी ठीक नहीं। जी सरकार। दीवान जी, मुझे धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, इतनी बड़ी जमींदारी है, मेरे बाद इसकी देखभाल करने वाला भी तो चाहिए। जी। यही सोचकर कमला की मां ने कहा था, किसी गरीब कुलीन संतान को कन्यादान करके जमाई और लड़की को अपने ही घर रखो। मुझे भी यही बात अच्छी लगी। जी। काशीनाथ अपने मामा मामी के यहाँ पड़ा है, उसे धन संपत्ति का मोह नहीं, कोई व्यसन भी नहीं है। जी हाँ। लेकिन उसे शायद लगता है कि वो सोने के पिंजरे में बंद है, वो उन्मुक्त वातावरण में पला है। दीवान जी, उसके मन को समझने की जरूरत है। जी। एक बार उसका मन इसमें लग जाएगा तो वो सब कुछ संभाल लेगा। मैं समझ गया सरकार, मैं कुंवर साहब का पूरा ध्यान रखूंगा।
याद आ गई हमारी। अरे भैया, अब तो आप इतने बड़े जमींदार के जमाई हो गए हैं। काशी भैया। हाँ बिंदु। बीमार थे क्या? नहीं तो बहन। तो फिर ये? कुछ नहीं बहन, ठीक तो हूँ। काशी भैया देखो ना, यहाँ आए मुझे महीना भर हो गया, तुम एक दिन देखने तक भी नहीं आए। वो आ नहीं सका बिंदु मैं। क्यों? आ क्यों नहीं सके? बस यूं ही। जमींदारी का सारा काम तुम्हारे सर पर आ पड़ा है क्या? नहीं तो बिंदु, अभी तो मैं कुछ भी काम नहीं देखता, सब काम बाबूजी ही करते हैं। फिर क्यों नहीं आ सके? छोड़ो बिंदु। अच्छा ये बताओ, योगेश बाबू कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, लेकिन पहले बताओ, क्या बड़े आदमी होने पर तुम्हारे मन में मेरे लिए पहले जैसा स्नेह नहीं रह गया? नहीं बिंदु, ऐसा ना कहे। माँ बाप तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ गए थे। मामा मामी ने पाला नहीं होता तो क्या मैं जिंदा रहता? क्या क्या ये सब मैं भूल सकता हूँ? तो कुछ नहीं भैया, बताओ ना, मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? बिंदु, वो लोग आने नहीं देते। आने नहीं देते? क्यों? पता नहीं। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जाने नहीं देते? हाँ, नहीं जाने देते। मैं कहीं जाऊं तो उससे ससुर जी का अपमान होता है। अपमान होता है? कैसे? मालूम नहीं। पर भैया, तुमने अपनी बहू नहीं दिखाई, कैसी है बहू? अच्छी है, रूपवती, गुणवती और जाकर देखा हो ना। सच भैया? अभी चलो। चलो ना, मामा मामी से पूछ लो। वो मना थोड़े ही करेंगे। भैया मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। अच्छा बिंदु, जरा जल्दी करना। अच्छा भैया, बस अभी आई। कौन? ओ, काशी, जमींदार साहब के कुंवर साहब। प्रणाम हरि भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अंदर चलिए ना। नहीं नहीं, ठीक तो हूँ। बहुत दिनों बाद आए, बिंदु बहुत याद करती थी। हाँ, मैं उसे ले जा रहा हूँ। कहाँ? बहू दिखाने। क्या माँ ने आज्ञा दे दी? हाँ, मामी की आज्ञा लेकर ही जाएगी। मैं भी आया। काशी भैया। अरे ऐसे ही चलोगी, कपड़े नहीं बदलोगी? भैया मैं नहीं चल सकूंगी, तुम जाओ। लेकिन क्या हुआ? मामी ने ना कर दिया? नहीं, हरि भैया ने। क्या कहा? कहा बिंदु अगर वहां गई तो मैं जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा। ओह, मामी ने नहीं समझाया? समझाया। माँ बोली भाई की बहू देखने जाएगी, इसमें कौन सी बुराई हो गई? फिर हरि भैया ने क्या कहा? बोले बुराई भलाई समझाने की अभी मुझे फुर्सत नहीं। बिंदु अगर मेरी बात न माने तो वो इस घर में फिर कभी ना आए, बस। तो मैं जाऊं बिंदु? काशी भैया। अच्छा बहन। कौन? कमला? हाँ। बैठो। अरे किताब बंद कर दी? हाँ, कुछ बातचीत करो ना, पढ़ते तो रोज ही हो, एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। इसीलिए किताब बंद कर दी है? सिर्फ इसलिए नहीं, तुम नाराज होगे, कुछ कहोगे सुनोगे, इसलिए भी। क्यों नाराज होऊंगा कमला? तुमसे कभी कुछ कहा है मैंने? तुम कई कई दिन तक बोलती नहीं, मेरे पास भी नहीं आती, फिर भी मैंने कभी कोई शिकायत की तुमसे? क्यों नहीं की? इसीलिए ना कि तुम मुझे चाहते नहीं, मेरी राजी नाराजी की तुम्हें कोई परवाह नहीं, इसीलिए तुम मुझसे पराये की तरह व्यवहार करते हो। नहीं कमला, तुम्हारे काम में मैंने कभी दखल नहीं दिया। मैंने यही चाहा है जिससे तुम्हें सुख मिलता हो तुम वही करो। क्या सचमुच तुम मेरा सुख चाहते हो? तुम्हारा दुख तो मैं सोच भी नहीं सकता कमला। मुझे गरीब देखकर तुम्हें। मुझसे ऐसी बातें ना करो। सुनो, तुम अपने मन की बातें मुझसे नहीं कह सकते? सारी बातें तुमसे नहीं की जा सकती कमला। कमला, कई बार सोचता हूँ तुम्हारा हमारा ब्याह ना होता तो अच्छा था। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ही बताओ, मुझे पाकर क्या तुम एक दिन के लिए भी सुखी हुई हो? मैं प्रीत की रीत नहीं जानता, आदर प्यार नहीं जानता, दरअसल देखा जाए तो मैं कुछ भी नहीं जानता कमला।
और इस उम्र में तुम्हारी न जाने कितनी साधें, कितनी कामनाएं हैं। क्या उनमें से मैं एक भी पूरी कर सका हूं कमला? मानो मैं तुम्हारा पति नहीं, सिर्फ पति की छाया हूं। क्या तुम मुझसे ब्याह करके सुखी नहीं हुए? कह नहीं सकता कमला, शायद नहीं हुआ। और किसी से ब्याह करके सुखी होते? ये भी ठीक से नहीं कह सकता। तुम मुझे मेरी गलती नहीं बताओगे? तुमसे कोई गलती नहीं हुई कमला। नहीं हुई है, बताओ। नहीं हुई है कोई गलती? ओहो, तुम जाओ कमला, मुझे पढ़ने दो। नहीं पढ़ने दूंगी, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कमला, मुझे बुखार है, 2 दिन से मैंने कुछ खाया पिया नहीं। तुमने एक बार भी खबर ली मेरी? तुम्हारा बदन तो बहुत गर्म है, तुमने मुझे माफ कर दो। अरे रो नहीं कमला, मत रो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम मेरे दोष भूलकर एक बार मुझे फिर अपना लो। तुम अपना सारा भार मुझे अपने ऊपर ले लेने दो। मैं तो भार दे सकता हूँ कमला, पर क्या तुम उसे संभाल सकोगी? हाँ, संभाल लूंगी। देखता हूँ। बस अब मुझे कभी पराया न समझना। मेरी कोई बात तुम्हें अच्छी न लगे तो डांटना, लेकिन मुझसे दूर न जाना। मैं तुमसे कभी दूर नहीं गया कमला, लेकिन तुमने मुझे समझा ही नहीं। शायद आगे भी हमेशा ठीक ठीक नहीं समझ सकोगे। नहीं, ऐसा मत कहो, मैं समझ गई। बस तुम मुझे अपना लो, हमेशा हमेशा के लिए। कमला। स्वामी। मालिक आ गए। आज तो कुंवर साहब भी साथ हैं। आओ काशी बेटे, यहाँ बैठो। जी। दीवान जी। हुक्म सरकार। आज से कचहरी का काम कुंवर साहब भी देखेंगे। लेन देन की सब बातें इनसे पूछ कर किया करो। जो हुक्म सरकार। लीजिए छोटे सरकार, ये 5,711 रुपए 3 आने लगान वसूली के। यहाँ दस्तखत कर दें। लाइए दीवान जी। बेटे, दस्तखत करने से पहले रकम तो गिन लो। जी। अच्छा बाबूजी। दीवान जी। सरकार। कोई फरियादी तो नहीं है? ये क्षेत्रपाल वाली जमीन का मामला है। अच्छा, ये तो उस बूढ़े ब्राह्मण के पास है ना, जिस पर अब वो खेती कर रहा है? हाँ सरकार, उसका नाम है फटिक बंदोपाध्याय। पहले ये जमीन पथरीली थी काशी बेटे। जी। इस ब्राह्मण ने बड़ी मेहनत से उसे खेती के लायक बनाया, इसलिए जमीन हम उसे दे चुके हैं। अच्छा बाबूजी। तो बंदोपाध्याय महोदय आप क्या चाहते हैं? सरकार, उसके साथ वाली जमीन से ही दूसरे गांव की सीमा शुरू हो जाती है। आगे कोई झंझट न हो, इसलिए वो चाहता है कि उसे पट्टा लिख दिया जाए। लेकिन दीवान जी, बांकीपुर के जमींदार से अभी तक जमीन का मुकदमा चल रहा है। जब तक अदालत कोई फैसला नहीं कर देती, तब तक उसे लिखकर कैसे दिया जा सकता है? जी सरकार, दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। फटिक महोदय को समझा दीजिए, मुकदमे का फैसला हमारे हक में होने पर हम उन्हें पट्टा दे देंगे। बहुत अच्छा सरकार। और कोई बात? बस सरकार। अच्छा, खजांची को ये रुपए जमा करवा दीजिए। जो हुक्म सरकार। काशी बेटा। जी बाबूजी। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया, क्या पता कब चल बसूं। ये सारी जमीन जायदाद तुम्हीं को तो संभालनी है बेटा। जितने दिन जीऊं मेरे सामने ही तुम समझ पूछ लो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है बाबूजी, मैं सब काम समझने की कोशिश करूंगा। अच्छा। कमला दी। आओ अन्नदा। क्या बात है दी, अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है अन्नदा,
बस यूं ही जरा। लगता है सारी रात सोने नहीं दिया उन्होंने, है ना यही बात? हाँ? अन्नदा, ऐसे मेरे भाग का। लेकिन दी, तुमने तो बताया था कि अब सब ठीक हो गया है। हाँ, कुछ दिन ठीक चला, लेकिन 4-5 दिन के बाद कुछ फिर कहा सुनी हो गई क्या? नहीं री, कहा सुनी होती तो मुझे बुरा ना लगता। उनके मन की बात तो जान लेती। वो कुछ कहते ही नहीं, पता नहीं दिन भर क्या करते रहते हैं। एक घड़ी पास बैठकर बतियाते तक नहीं। मैंने तो सुना था अब वो जमींदारी का सभी काम देखभाल रहे हैं। बाबूजी ने सब कुछ उन पर ही छोड़ दिया है। ये तो ठीक है अन्नदा, लेकिन इस कारण तो वो मुझसे और दूर चले गए हैं। कई कई दिनों तक मुझसे बात तक नहीं होती। क्या बात है, तुम उन्हें सुहाती नहीं? शायद यही बात है अन्नदा, पर ये भी मैं ठीक ठीक नहीं कह सकती। उन्हें खबर हो जाए मेरे सर में मामूली सा भी दर्द है तो घंटों सिरहाने बैठे रहते हैं। अपना खाना पीना तक भूल जाते हैं, अपने हाथ से दबा देते हैं। इतना ख्याल रखते हैं कि लगता है पति का इतना प्यार शायद ही किसी स्त्री को मिला हो। फिर तुम ऐसे क्यों महसूस करती हो कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करते? समझ में नहीं आता अन्नदा। उनका प्यार भी ऐसा है कि था नहीं मिलती, और उपेक्षा भी ऐसी जैसे मैं उनकी कुछ भी नहीं लगती। कमला दी, ये अकारण तो नहीं हो सकता। जरूर इसका कोई कारण रहा होगा। कोई कारण नहीं है अन्नदा। मैंने 1,00,000 बार सोचा है, 1000 बार उनसे पूछा है, विनती की है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। तुमने बाबूजी से इस बारे में कुछ कहा? बाबूजी कहते हैं उनका स्वभाव ही ऐसा है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अन्नदा, कई बार लगता है जैसे बाबूजी ने मुझे किसी जानवर के हाथों सौंप दिया है। क्या कह रही हो कमला दी? ठीक ही तो कह रही हूँ। ऐसी बात नहीं है दी, लगता है कुछ सनकी है। क्या मतलब? इनके पिता भी पागल थे ना, इसीलिए कुछ पागलपन का छींटा इन पर भी पड़ गया है। पिता के पागल होने पर बेटा भी पागल नहीं हो जाता? ये पागल बिल्कुल नहीं है, मुझे जानबूझकर सताते हैं। जानबूझकर? हाँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अचानक इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक होने से? लेकिन इन्हें तो कोई व्यसन नहीं है। संपत्ति का मोह इन्हें अंधा नहीं कर सकता। दी, तुम बहुत भोली हो। जरूर यही बात है, जमींदारी का सभी काम देखने भालने लगे हैं। अब भला तुम्हारी क्यों परवाह करेंगे? तो इसीलिए ये मुझे पांव की जूती समझने लगे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आपने बुलाया था बाबूजी? हाँ कमला, बैठो। जी बाबूजी। बेटी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कामकाज संभालते नहीं बनता, इसीलिए काशीनाथ को जमींदारी का सारा भार सौंप दिया है। कहीं उसे असुविधा होती है तो सलाह दे देता हूँ। मुझे लगता है अब वो कामकाज समझने लगा है। मेरी आधी चिंता दूर हो गई, आधी अभी भी रह गई है। मैं उससे भी मुक्त होना चाहता हूँ बेटी। मैं समझी नहीं बाबूजी। मैं जानता हूँ कमला, काशीनाथ तुम्हें पूरी तरह से... नहीं बाबूजी, सब ठीक है। आप इस बात से यूं ही परेशान हो रहे हैं। तुम बहुत गुणवती हो बेटी। खैर, मैंने वसीयतनामा लिखवाया है, दस्तखत करने से पहले तुम्हारी स्वीकृति ले लेना चाहता हूँ। मैं अपनी स्थावर और संपूर्ण संपत्ति का आधा हिस्सा अपने दामाद काशीनाथ को और आधा हिस्सा पुत्री कमला देवी को दिए जाता हूं। क्यों बेटी, ठीक हुआ ना? तुझे पसंद नहीं आया? कुछ कहना है? हाँ बाबूजी। क्या? सब संपत्ति मेरे ही नाम लिख दीजिए। सो क्यों बेटिया?
कमला, तुम मेरी इकलौती संतान हो। मैं तुम्हारा जी नहीं दुखाना चाहता। सारी संपत्ति मैं तुम्हें ही दे जाऊंगा, मगर ये काम अच्छा नहीं होगा बेटी। अपनी लंबी जिंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा सुना है। ऐसा मन लेकर कोई स्त्री दुनिया में कभी सुखी नहीं हो सकती। देखने सुनने में भी अच्छा रहेगा, तुम भी खुश होगी। यही सोचकर मैंने दोनों के नाम आधा आधा लिख दिया था। सोचता था तुम और काशीनाथ अलग नहीं हो। अच्छा बेटी, ये तो बता कि किस लिए तू उसे आधा हिस्सा देने से रोक रही है? संपत्ति मिल जाने पर फिर कोई मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। और संपत्ति न मिलने पर? मेरे हाथ में रहेंगे। नहीं बेटी, तुम काशीनाथ को नहीं जानती, मैं उसे जानता हूं। अगर वो तुम्हें नहीं देख सकता तो संपत्ति पाने पर भी नहीं देख सकेगा, और संपत्ति न मिलने पर भी उसमें कोई फर्क नहीं आने का। बेटी, क्या इस तरह पति को बस में रखा जा सकता है? भगवान से प्रार्थना है कि तुम सुखी हो, पर यह अच्छा तरीका नहीं है। अगर वो खुद तुम्हें न अपना सका तो तुम्हारे पास रह ही क्या जाएगा? जो रह जाएगा उसके लिए क्या आधी संपत्ति काफी नहीं है? कमला, ऐसा मत कर बिटिया। अगर उसे कभी मालूम हो गया तो उसे बड़ा दुख होगा। बाबूजी, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। अब जैसा आप ठीक समझे। नहीं बिटिया, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं अपना वसीयतनामा बदलवा दूंगा। काशीनाथ का नाम काटकर सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। दीवान जी, ये चंडीपुर वाली जमीन के कागजात वकील साहब को पहुंचवाने हैं। जो हुक्म मालिक, आज ही पहुंच जाएंगे। और वो आम के बगीचे में कितने मजदूर काम कर रहे हैं? कुल 23 मजदूर हैं सरकार। उन्हें पगार बंटवा दिया आपने? उन्होंने पगार लेने से इनकार कर दिया मालिक। क्यों? वो बरसों से बेगारी करते आ रहे हैं सरकार, शायद इसी से। लेकिन ये बेगार बंद होनी चाहिए दीवान जी। जो मेहनत करता है उसे उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए। वो तो ठीक है सरकार, लेकिन दीवान जी, आपके मुंह से सरकार सुनकर मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन मालिक, बड़े सरकार के स्वर्गवासी होने के बाद आप ही तो। नहीं दीवान जी, मैं जब से इस घर में आया हूँ आप मुझे कुंवर साहब कहते आए हैं, वही कहिए। जो हुक्म से कुंवर साहब। हाँ, तो सब मजदूरों को समझा बुझाकर उन्हें मजदूरी दे दीजिए। अच्छा कुंवर साहब। इससे मजदूर भी खुश रहेंगे और हमें भी फायदा होगा। बहुत अच्छी बात है कुंवर साहब। बाबूजी के मन में भी कुछ ऐसी ही बात थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा भी था, लेकिन कुंवर साहब वो। हाँ, कहिए दीवान जी, आप चुप क्यों हो गए? कहते हुए कुछ संकोच होता है। कोई न कहने वाली बात है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं। तो फिर कहिए। कुंवर साहब, बाबूजी ऐसी वसीयत कर जाएंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पहले उन्होंने एक वसीयत लिखी थी, उसमें तो आपको और बिटिया रानी को दोनों को बराबर बराबर दिया था। उसे क्यों बदल डाला, किसकी सलाह से उनकी तबीयत बदल गई, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें समझने की जरूरत ही क्या है दीवान जी? जिसकी संपत्ति थी उसे मिली। इसमें क्या तो मेरा और क्या आपका। वो तो ठीक है कुंवर साहब, लेकिन फिर भी की तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं दीवान जी। वास्तव में देखा जाए तो इस संपत्ति पर मेरा अधिकार ही क्या है। बल्कि आश्चर्य तो तब होता जब बाबूजी मुझे आधी दे जाते, और फिर मुझे आधी दे जाना या कमला को पूरी दे जाना, हम दोनों एक ही बात है दीवान जी। फर्क कहाँ है? नहीं, फर्क कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबूजी की बात कर रहा था। उनका अभिप्राय मैं खूब जानता था, इसी से मैंने ये बात कही। नहीं दीवान जी, इसमें किसी दूसरे की सलाह की बात नहीं,
बाबूजी ने बिल्कुल ठीक किया है। सोचिए तो जरा, स्त्री के लिए तो पति के सिवा और कोई गति नहीं, मगर पति के लिए तो और भी गति हो सकती है। मैं गरीब घर में पला बड़ा हुआ, एक साथ इतनी संपत्ति पा जाने का नतीजा बुरा भी हो सकता था दीवान जी। शायद इसी आशंका से उन्होंने वसीयत बदलवा दी होगी। कौर साहब, आप सच में देवता आदमी हैं। आपके मन में कलुष की छाया भी नहीं पड़ सकती। दीवान जी, ये बेगारियों को पगार देने की बात आपने कही थी? जी नहीं बिटिया रानी, ये बात। और कि बिटिया रानी मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे मालकिन कहा करिए। ओह, जो हुक्म मालकिन। दूसरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। बेगारी बरसों से काम करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मालकिन, कुंवर साहब ने। मैंने जो कहा वो सुन लिया आपने? लेकिन कमला। दीवान जी, सारे बेगारी हमारी प्रजा हैं। जो हमारे गांव में रहेगा उसे हमारा काम भी करना होगा। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कमला। उसके लिए भी मेरे पास समय नहीं, मुझे और भी काम देखने हैं। कुछ समझ में नहीं आता। बिटिया रानी का व्यवहार नहीं दीवान जी, स्वभाव। इनका स्वभाव ही ऐसा है, बुरा नहीं मानना चाहिए। हो सकता है जिस नजरिए से उन्होंने ये बात कही वो ठीक हो। शायद हमारी बात समझकर वो अपनी गलती महसूस करें। ऐसी छोटी छोटी बातों की वजह से आपको इस तरह के नतीजे नहीं निकालने चाहिए दीवान जी। साहब, आप धन्य है, आप धन्य है। आपका जैसा मन किसी का नहीं हो सकता। सरकार, आपकी चिट्ठी आई है। लाओ। दीवान जी। जी कुंवर साहब। खजांची से तुरंत 3000 रुपए ले आइए, कहिए मैंने मंगाए हैं। अच्छा सरकार, मैं अभी लाता हूँ। ओह, कितनी मुसीबत में है बिंदु। काशी भैया बहुत मजबूरी में। तुम्हें चिट्ठी लिख रही हूँ। तुम्हारे बहनोई मृत्यु शैया पर पड़े हैं। सब जतन करके हार गई। जमीन जेवर सब बिक गया, कोई सहारा नहीं बचा। अंत में तुम्हें लिख रही हूँ, मेरा सर्वस्व लुटने से बचा लो भैया, नहीं तो इनके साथ ही मैं भी अपनी जान दे दूंगी। तुम्हारी बहन बिंदु बासनी देवी। काशीनाथ इस नाटक का पहला भाग अभी आपने सुना। मूल बंगला कहानी शरद चंद्र की थी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार थे भारत रत्न भार्गव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।